हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2022 और 23 से मॉडल प्रश्न पत्र है और क्लास है 10। विषय है सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 40 है और समय है 1.5 घंटा। और ये जो होगा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, यानी लिखना होगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बने रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अति लघु प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें से जो भी दिया है 7 प्रश्न दिया, उसमें से किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और इम्पोर्टेंट और एक बात है दोस्तों, अगर यदि वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। पुनः 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई, जो असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को जान लेते हैं। देख लेते हैं। खरीफ की फसल मुख्यतः उस फसल को कहते हैं जो जून जुलाई के महीना में बोई और अक्टूबर नवंबर के महीना में काटी जाती है। इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बुआई मानसून के समय में होती है। इस फसल की बुआई के समय अधिक तापमान तथा कटाई के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चौथा नंबर, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। लोकतंत्र के 2 ही चुनौतियों को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को जानते हैं। चुनौतियों का मतलब वैसे समस्या जो महत्वपूर्ण हो, जिसे पार पाया जा सके और जिसमें आगे बढ़ने के अवसर छुपे हुए हो, चुनौती कहलाती है। जब हम किसी चुनौती को जीत लेते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित है। आधार तैयार करने की चुनौती, दूसरा है विस्तार की चुनौती, तीसरा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। चलिए उत्तर को हम लोग जानते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि जैसे।
जैसे आर्थिक योजना या नियोजन, योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो चलिए इसका उत्तर को हम लोग जान लेते हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, पहला, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम पहला है, यह मुद्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि मुद्रा लेन देन के विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। लेन देन के माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की बड़ी कठिनाइयाँ दूर करता है। ये पहला हो गया। दूसरा को भी हम लोग जान लेते हैं। दूसरा है, मुद्रा का यह उद्देश्य समय तथा स्थान के आधार पर वर्गीकृत सभी लेन देन रखता है। अब व्यापारी किसी भी समय वस्तुओं को बेच सकता है तथा उन्हें उपयुक्त रख सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर, विदेशी निवेश का से क्या तात्पर्य है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, विदेशी निवेश अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखितों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश है। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर को लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। लघु प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें। तो चलिए हम लोग 5 प्रश्न, इसमें से सिर्फ 5 ही प्रश्न को उत्तर देना है। तो 8वां नंबर में, असहयोग द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो चलिए हम लोग इसका उल्लेख करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देते हैं। गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदविधियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। दूसरा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। तीसरा, विदेश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चौथा, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। पांचवा, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देते हैं। तो पहले विश्व युद्ध के ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। पहला, ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। दूसरा, युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन्स तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे।
नेक्स्ट पॉइंट है नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने नई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। 10 नंबर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो चलिए हम लोग इसका अंतर को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरण में देखते हैं, नवीकरणीय संसाधन को हम लोग कई बार उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम लोग सिर्फ एक बार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नवीकरणीय संसाधन कभी नहीं खत्म होने वाला संसाधन है। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन एक समय में खत्म हो जाएगा। तीसरा, नवीकरणीय संसाधन का एक चक्र चलता रहता है, जैसे जल चक्र। तीसरा, अनवीकरणीय संसाधन का चक्र नहीं चलता है। चौथा, नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है, अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से आप लोग इसका आंसर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दबाव समूह में गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। पहला, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार के उपयोगी होती है। पहला, आंदोलनों के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। दूसरा, दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। तीसरा पॉइंट है दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। चौथा पॉइंट, ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह से आप लोग को इसका उत्तर को लिखना होगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। श्रीलंका की जनसंख्या में बहुत विविधता है। सिंहली समुदाय बहुसंख्यक हैं 74%। फिर तमिल का नंबर है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। ये द्वीप के उत्तर तथा पूर्वी प्रांतों में आबादी है। अन्य समुदाय में मुस्लिम सम्मिलित है। तमिल में 2 उपसमूह हैं। देश के तमिल निवासी श्रीलंकाई तमिल 13% कहलाते हैं यानी 13% है। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान को भारतीय मूल के तमिल यानी इनकी संख्या 50% कहते हैं। अधिकतर सिंहली भाषी बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, जो तमिल तथा सिंहली दोनों हैं। इस तरह से आप लोग इसका उत्तर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 13 नंबर, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को उल्लेख करते हैं। ऋण की शर्तें, ब्याज दर। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। यहाँ ब्याज दर के 2 प्रकार हैं। पहला है अस्थाई। यह दर अस्थाई है तथा ऋण काल के दौरान परिवर्तित नहीं होती है। और दूसरा है अस्थाई। यह दर बैंकों की योजना तथा RBI की योजनाओं के अनुसार
परिवर्तित होती है। कर्ज जाल, यह ऐसी स्थिति है जो कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देती है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। समर्थक ऋणधार, यह ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। इस तरह से आप लोग को इसका आंसर करना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WHO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को लिखते हैं। तो चलिए इसका विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन का समग्र उद्देश्य अपने सदस्यों को व्यापार का उपयोग जीवन स्तर बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साधन के रूप में करने में मदद करना है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार नियमों की वैश्विक प्रणाली को संचालित करता है और विकासशील देशों को उनकी व्यापार क्षमता बनाने में मदद करता है। नीचे हमने विश्व व्यापार संगठन से जुड़े कुछ तथ्य तथा साझा किए जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगी। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ऐसे ही आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप लोग को उतना ही लिखना है। तो पॉइंट करके आप लोग ये जान लीजिएगा तो आगे काम देगा। 1 जनवरी 1995 को पहली बार विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। दूसरा पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को नियम के अनुसार कम से कम कीमत पर करवाना है। तीसरा पॉइंट, WHO के अब तक 164 सदस्य देश हैं जिनसे भारत भी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें। इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान में वृद्धि होती है। अनेक लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा और दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। उपन्यासकारों का मानना था कि छाप खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसे निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। इन्हें विश्वास था कि ज्ञान बुद्धि करने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका अहम होगी। नेक्स्ट में है, इसका आगे उत्तर है, लोगों की इस सोच के पीछे निम्नलिखित कारण थे। पहला, यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। दूसरा, यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। तीसरा पॉइंट, मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोगों में वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचार अधिक रखने लगे। चौथा, वैज्ञानिक तथा तथ्य दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच
के बाहर नहीं रहे। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्य में विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार महत्वपूर्ण स्थान हासिल करते जा रहे थे। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लोकतंत्र किन किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर, सभी देशों में सामाजिक विभिन्नता सामान्य है, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से यह संभव है कि सभी स्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। पहला, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। इसमें अमीर गरीब के वोट का समान मूल्य है। सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्राप्त है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। तीसरा, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है। दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं का आदर व सम्मान करते हैं। चौथा, सामाजिक समूहों के टकरावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है, लोकतंत्र में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जल दुर्लभता क्या है? जल संरक्षण के कैसे किया जा सकता है? चलिए हम लोग इसको देखते हैं इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं। जल दुर्लभता का अर्थ है कि कभी, दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वह वस्तु दुर्लभ हो जाती है। देश के कई क्षेत्रों में जल की बहुत कमी है। तो चलिए हम लोग इसके उपाय को देखते हैं, कैसे जल संरक्षण किया जा सकता है। पहला पॉइंट देखते हैं, यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। दूसरा पॉइंट, आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। तीसरा पॉइंट, पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। चौथा पॉइंट, मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकताओं होने पर ही खोलें। पांचवा पॉइंट, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। छठा पॉइंट, किसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिससे अधिक जल की खपत ना हो। सातवां पॉइंट, खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों का खुला ना छोड़ दें। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लोअयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और बंगलुरु। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं मानचित्र को। हजारीबाग यानी दूसरा नंबर में झारखंड में हजारीबाग, और उसके बाद जाएगा आपका अजमेर। अजमेर के बाद जाएगा आपका लोअयस्क यानी उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपका जाएगा विशाखापत्तनम यानी 4 नंबर में। 4 नंबर से आपका फिर जाएगा मंगलुरु यानी कर्नाटक, इस जगह पे। ऐसे करके आपको इसका फिगर बनाना है। यानी यहाँ पे दूसरे नंबर पे झारखंड है, झारखंड में हजारीबाग है। उसके बाद पहले नंबर में आपका है राजस्थान, राजस्थान में है अजमेर। तीसरा है लोअयस्क यानी उड़ीसा में आपका है लोअयस्क। उसके बाद चौथा में है विशाखापत्तनम, ठीक है, इस जगह में विशाखापट्टनम है। और इस जगह पे है मंगलुरु जो कर्नाटक में है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये
वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।